चुनाव से पहले दक्षिण के मिशन पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में किया रोड शो। जनसभा में बोले, कांग्रेस और डीएमके का गठजोड़ मातृ और नारी शक्ति को नष्ट करने पर तुले। चुनावी गठजोड़ पर गृहमंत्री अमित शाह से मिले एमएनएस नेता राज ठाकरे। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और पूर्व राजनयिक तरणजीत संधू बीजेपी में शामिल, तो वहीं सीट शेयरिंग से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यसमिति में घोषणा पत्र पर किया मंथन। जयराम रमेश ने कहा, चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्याय पत्र होगा। हरियाणा में अब से थोड़ी देर में होगा नायब सिंह कैबिनेट का विस्तार। 7 से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नए और पुराने दोनों चेहरे होंगे शामिल। सीएए पर फिलहाल कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं समेत केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज। 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब तमिलनाडु के सेलम में रोड शो के लिए निकले तो यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। खुली जीप में पीएम मोदी के काफिले के निकलने पर लोगों के बीच भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने पीएम मोदी के नाम के नारे भी लगाए। मिशन साउथ के तहत रोड शो के बाद पीएम ने सेलम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सेलम की एक जनसभा में कहा कि जिस शक्ति में हिंदू धर्म की आस्था होती है उसे ही इंडी अलायंस को विनाश करना है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है। यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है। यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। प्रधानमंत्री ने ऑडिटर रमेश को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए। गौरतलब है कि ऑडिटर रमेश की साल 2013 में चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तमिलनाडु से पहले आज केरल के पलक्कड़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए। पीएम ने पलक्कड़ के कोटा मैदानम से शुरू होकर प्रधान डाकघर तक रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की बातचीत हो रही है। आज राज ठाकरे दिल्ली में हैं, उनकी आज अमित शाह से मुलाकात हुई है। इससे पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से ठाकरे की मुलाकात हुई। राज ठाकरे की एनडीए गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदे की उम्मीद है। राज ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उन्हीं की शैली में फायरब्रांड राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसता नजर आ रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि उनका शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी पर से विश्वास उठ गया है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि वे 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। प्रकाश अंबेडकर ने आगे लिखा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कम से कम 18 सीटों पर अड़ी हुई है, जिन पर अविभाजित शिवसेना ने जीत हासिल की थी। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि वो अब मोदी परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है। झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद तरनजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अमृतसर का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। बहुत जरूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूं, मैं इन सब का बहुत दिल से थैंक्स करता हूं। झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लगातार सक्रिय होने की कोशिश कर हेमंत सोरेन की जगह भरने की कोशिश में है। कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की खबरों पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि इससे चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी। कल्पना जी अभी नौसिखिया हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो राजमहल लोकसभा लड़ें कि अब गांडे में जो है उनको दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चंपई सोरेन जी के लिए तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा ही हो गया। जो मैं पहले कह रहा था कि चंपई जी जो है एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, अब मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा उनका। गांडे में उपचुनाव होगा, कल्पना भाभी सीधा जो है मैदान में कूद जाएंगी कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो कल्पना जी का तो बात छोड़िए, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने जब अमेठी और रायबरेली छोड़ दिया, रायबरेली में उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, अमेठी नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी जी, तो गोड्डा तो स्वाभाविक है छोड़ना है। जब अपना पुश्तैनी सीट छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि गोड्डा में कोई कैंडिडेट है नहीं उनके पास।
लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति जमकर चल रही है। कोई किसी से नाराज होकर पुराने गठबंधन से नाता तोड़ रहा है तो कोई अपना राजनीतिक भविष्य देखकर दूसरे पाले से मिल रहा है। और इसी नफा नुकसान को देखते हुए आज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बिहार में लोकसभा में एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति ने हालांकि पीएम मोदी के बारे में कहा कि वे आज भी एक बड़े नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता अब आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यहां भी बात बनने की संभावना बेहद कम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। उधर बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस के इस्तीफे पर कहा कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो उनका स्वागत है। एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया तो बहुत अच्छा डिसीजन है। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता की। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी 5 न्याय के माध्यम से 25 गारंटियों का वादा कर रही है और बैठक में उसी पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक लेटर को लेकर हड़कंप मचा दिया है। इस बार कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का बड़ा आरोप लगाया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर अरुण सिसोदिया ने कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो किसानों की खुशहाली और व्यापारियों का सम्मान उनकी प्राथमिकता में होगा। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शक्ति विवाद में चौतरफा हमलों से घिरे राहुल गांधी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन सफाई देने के बाद भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के सेलम में एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अलायंस पर जानबूझकर और बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जिस शक्ति में हिंदू धर्म की आस्था होती है उसका इंडिया अलायंस विनाश करना चाहते हैं। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का
इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने अपने शक्ति वाले बयान पर सोमवार को सफाई दी और कहा है कि पीएम किसी न किसी तरह मेरी बातों को घुमाकर हमेशा उनका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल के समर्थन में प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी से जुड़े बयान को मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, लेकिन प्रियंका या राहुल ये नहीं बता पाए कि सनातन हिंदू धर्म की शक्ति परंपरा को अपमानित करने संबंधी बयान उचित था या अनुचित। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं। सोशल मीडिया के एक एक्टिव यूजर ने इस मुद्दे पर लताड़ लगाई। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में शक्ति से नहीं लड़ा जाता है, दुष्टों से लड़ा जाता है। हिंदू धर्म के बारे में मिशनरी से ज्ञान मत लो। यूजर ने लिखा, यह आदमी हिंदू धर्म की बात ही क्यों करता है जब इसे हिंदू धर्म का कुछ पता नहीं। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में राहुल गांधी ऐसे ही शक्ति पर एक पादरी से ज्ञान लेते दिखे थे। उन्होंने पादरी जॉर्ज पोनैया से पूछा था कि क्या जीसस भगवान के रूप हैं। इस पर पादरी ने उन्हें समझाया था कि वह यानी जीसस मानव के तौर पर जन्मे असली भगवान है, शक्ति और अन्य की तरह नहीं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दावा किया है कि भाजपा गठबंधन 2024 के आम चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से 23 सीटें जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार सरकार बनेगी। कि नॉर्थ ईस्ट में टेस्ट तक हमारा चलेगा 23 आउट ऑफ 25। असम में तो 12+। ये मुमकिन है, मुमकिन होगा, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये देशवासियों का कहना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में कोई समुचित विकास नहीं हुआ। पीएम मोदी ने हमेशा बुनियादी ढांचे के विकास और इस क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीते दिनों लखनऊ चौक निवासी रागिनी रस्तोगी ने शिकायत दर्ज कराई थी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें बाकी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में शाम 4:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले कल दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस संबंध में औपचारिक तौर पर सूचना जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में 7 से 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावना है कि इस बार कैबिनेट में नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं, साथ ही पुराने मंत्रियों को भी दोहराया जाएगा। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पिटाई करने के मामले में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शोभा
करंदलाजे और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। भारी विरोध के बाद बेंगलुरु के नागरपेट में धारा 144 लागू की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को भी हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पीड़ित दुकानदार का कहना है कि अगर इस घटना में उसे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए, मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक प्रमुख फरार सदस्य को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल 2022 को पलक्कड़ में हुई श्रीनिवासन की हत्या के बाद से शफीक फरार था। शफीक को एनआईए एनकाउंटर ट्रैकिंग टीम ने कोल्लम जिले में ट्रैक किया। इसके बाद आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मलप्पुरम जिले का निवासी शफीक पीएफआई मशीनरी और हिट स्क्वाड का हिस्सा था, जिसने श्रीनिवासन की हत्या को अंजाम दिया था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के एसीएस बनाए गए हैं। दीपक कुमार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सभी वित्त विभाग के प्रमुख हैं। दीपक कुमार अब गृह विभाग के प्रमुख होंगे। बता दें कि संजय प्रसाद को चुनाव आयोग के आदेश के बाद सोमवार देर रात हटा दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है। बता दें कि राज्य सरकार से आयोग ने 3 अधिकारियों के नाम मांगे थे। ये 3 नाम विवेक सहाय, रणवीर कुमार और संजय मुखर्जी थे। आयोग ने वरिष्ठता के कारण और लोकसभा चुनाव को देखते हुए संजय मुखर्जी को यह जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहने के दौरान कानून पर रोक की मांग चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से 5 पेज में संक्षिप्त लिखित दलीलें 2 अप्रैल तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष जॉन ई ड्रू ने कहा है कि अगले 5 से 7 सालों में भारत में 50 से ज्यादा विश्व व्यापार केंद्र बनने की उम्मीद है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत में कार्यालय बाजार के स्थिर विकास के साथ भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है। भारतीय इक्विटी मार्केट अगले 5 से 7 वर्षों में 8 से 10% डॉलर रिटर्न देना जारी रखेंगे। बचत को इक्विटी में ट्रांसफर करने और भारत में बड़े यूनिकॉर्न की संभावित लिस्टिंग से तैयार होने वाला माहौल 2030 तक मार्केट कैप को $10 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है। अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में अनिश्चितता के कारण भारतीय आईटी इंडस्ट्री की वृद्धि धीमी रहने की उम्मीद है। आईसीआरए द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री में वित्त वर्ष 2024 की पहली 3 तिमाहियों में 2% की राजस्व वृद्धि होने की उम्मीद है और ये वित्त वर्ष 2025 में 3 से 5% की सीमा में वृद्धि स्थिर रहेगी। ये लगातार दूसरा साल है जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए 3 से 5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में आर्थिक अनिश्चितता के कारण आईटी इंडस्ट्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन बाजारों में कंपनियां आईटी पर कम खर्च करेंगी। एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारतीय आईटी इंडस्ट्री का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। एजेंसी का अनुमान है कि इस वर्ष इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 21 से 22% रहेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।